नमस्कार, मैं अनूप मिश्रा जी डिजिटल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद आतंकी मसूद अजहर और कंधार विमान अपहरण कांड बेहद सुर्खियों में है। कंधार अपहरण कांड सिर्फ मसूद अजहर और दो उसके आतंकी साथियों को रिहा कराने के लिए अंजाम दिया गया था। इस कांड के बाद भारत सरकार ने ये निश्चय किया था कि भारतीय विमानन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक ऐसी सुरक्षा एजेंसी का चुनाव किया जाए जो बेहद पेशेवर हो। इस निर्णय के तहत सीआईएसएफ का चुनाव किया गया और उसे एयरपोर्ट की सुरक्षा दी गई। बीते 20 वर्षों में एयरपोर्ट की सुरक्षा में क्या बेहतर हुआ है, इस बाबत बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीआईएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक श्री M.A. गणपत जी। नमस्कार सर, जी डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, एयरपोर्ट सुरक्षा सीआईएसएफ की एक अहम जिम्मेदारियों में से एक है। बीते वर्षों में हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पर हमारी सुरक्षा कितनी बेहतर हुई है? देखिए, इसका मूल्यांकन तो इस बात से स्पष्ट होता है कि पिछले 18-19 साल के अंतराल में जहाँ जहाँ सीआईएसएफ का तैनात हुई है वहाँ किसी तरह का कोई हाईजैकिंग का घटना या टेररिस्ट घटना किसी एयरपोर्ट में नहीं हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी बात से संतुष्ट हो सकते हैं। हाईजैकिंग का खतरा या कोई आतंकी घटना की खतरा हमेशा बरकरार रहता है। तो हमारा एक चैलेंज ये है कि हम प्रतिदिन इसके लिए कितना तैयार रहते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पिछले करीब 2 दशक के बीच सीआईएसएफ का जो एयरपोर्ट सेक्टर का जो हमारे पर्सनल है उनका व्यावसायिक दक्षता काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, खास करके एंटी हाईजैकिंग ड्यूटीज़ और काउंटर टेरर ड्यूटीज़ दोनों में। तो कुल मिला के मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई भी हमारे सामने चुनौती आएगा उसका मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, पुलवामा आतंकी हमले के बाद एयरपोर्ट भी उन प्रतिष्ठानों में से है जो बेहद संवेदनशील है। तो इस हमले के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए किस तरीके के कदम उठाए गए हैं? और देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो जहाँ तक एयर डिफेंस की जो सब्जेक्ट है वो हमेशा एयरफोर्स के पास रहता है। तो लेकिन आतंकवाद का परिप्रेक्ष्य में सीआईएसएफ का एयरपोर्ट्स में जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती है वो हाईजैकिंग या कोई आतंकी हमले का है। तो इसी का मद्देनज़र रखते हुए जब से पुलवामा की घटना हुई है हम लोग ये दोनों पहलुओं पर विशेष और कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। और विशेष रूप से जो एंटी हाईजैकिंग ड्यूटीज़ हैं उसमें हम लोगों ने और ज़्यादा कुछ प्रोटोकॉल्स बना के जो चेकिंग और फ्रिस्किंग होता है, स्क्रीनिंग होता है, उसमें और थोड़ा सा गहराई से करने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ प्रोफाइलिंग और जो रैंडम स्क्रीनिंग होता है बैगेजेस का, हैंड बैगेजेस का खास करके, इन सब में हमने नंबर्स में वृद्धि किए हैं ताकि इस तरह का कोई घटना घटित ना हो पाए। सर, कांधार कांड के बाद 2000 में जो कैबिनेट का नोट बना था उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि हम चरणबद्ध तरीके से सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा सीआईएसएफ के सुपुर्द करेंगे। बट 20 साल का लगभग 20 साल का समय हो चुका है और सिर्फ 61 एयरपोर्ट सीआईएसएफ की सुरक्षा में हैं। तो बाकी एयरपोर्ट्स अब तक सीआईएसएफ के पास क्यों नहीं आ पाए? ये कहाँ पर अड़चन आ रही है? हाँ, ये सही बात है कि गवर्नमेंट का निर्णय सभी एयरपोर्ट्स में सीआईएसएफ को डिप्लॉय करने का था और धीरे धीरे फेजेस में ये प्रोग्रेस भी हुआ। जैसे आपने बताया, आज की तारीख में हमारे पास 61 एयरपोर्ट्स हैं और भारत में आज की तारीख में ऑपरेशनल एयरपोर्ट 100 से ऊपर है, 102 के आसपास हैं। तो इसमें जैसे आप जानते हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी का इकोसिस्टम में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। सीएसएफ एक है, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं,
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, एमएचए हैं, तो कभी कभी हमारा कंसेंसस कुछ एयरपोर्ट्स पर नहीं बन पाता है। तो लेकिन धीरे धीरे इन फेजेस ये नंबर में ज़रूर वृद्धि हो रही है और हमें आशा है कि अगले 4-5 साल के अंदर और बहुत सारे एयरपोर्ट से सीएसएफ का तैनाती होगी। इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो कुछ फाइनेंशियल कंसिडरेशंस भी रहता है। एक मायने में बताया जाता है कि सीएसएफ का डिप्लॉयमेंट में काफ़ी खर्चा लगता है। जो ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर ऑपरेटर हो या प्राइवेट ऑपरेटर हो, तो इसीलिए हम लोग सब इसमें स्टेक होल्डर से हमेशा एक संवाद कायम किए हुए हैं और सीएसएफ के तरफ से भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि हमारा मैन पावर का जो मॉडल है उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है और उसी का मद्देनज़र रखते हुए हम लोग छोटे एयरपोर्ट्स के लिए एक नया मॉडल लेके आए हैं, एयरक्राफ्ट सेंट्रिक मॉडल, एयरक्राफ्ट सेंट्रिक सिक्योरिटी मॉडल। तो उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी और हो सकता है थोड़ा स्टेट पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन ओवरऑल जो है सीएसएफ का कमांड में ये सिक्योरिटी सिस्टम चलेगा और इसमें सीएसएफ का मैन पावर का भी थोड़ा सा कमी होगी। तो ये मॉडल मुझे पूरा उम्मीद है कि जब हम पूरी तरह से लागू करेंगे और बहुत सारे एयरपोर्ट्स इन फेजेस सीएसएफ के कंट्रोल में आएगा। और ये बहुत ज़रूरी इसीलिए है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऐसा एक चीज़ है जिसमें कोई छोटे एयरपोर्ट बड़े एयरपोर्ट में कोई फ़र्क नहीं कर सकते हैं। जो पूरा चेन मजबूत होना ज़रूरी है और इसी की ओर हम बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में इसमें काफ़ी हम लोग सफलता पाएंगे। सर, आपने बात की जवानों को लेकर आने वाली लागत को लेकर दूसरी एजेंसियों के हस्तक्षेप पे। 2 तरीके की चीज़ें हैं इसमें। एक 2000 में जब ये नोट बना था या 1999 के कांधार विमान अपहरण कांड के बाद ये निश्चय किया गया था कि हम एयरपोर्ट्स को स्टेट पुलिस से वापस लेकर एक प्रोफेशनल डेडिकेटेड फोर्स को एयरपोर्ट देंगे। इसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई। लागत भी सरकार ने तय किया कि सरकार ही लागत कितनी लगेगी वो तय करती है। 20 साल के बाद जब आरसीएस आया है, हम फिर से उसी दौर पे खड़े हो गए हैं कि आज हम फिर से आरसीएस एयरपोर्ट को स्टेट पुलिस देने की बात कर रहे हैं। हाल में ही बांग्लादेश में एक हाईजैक की कोशिश हो चुकी है। लगातार प्लेन हाईजैक का थ्रेट बना हुआ है। ऐसे में सिक्योरिटी मॉड्यूल में इस तरीके का घालमेल कितना खतरनाक हो सकता है? सीएसएफ का और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी ये मानना है कि सभी एयरपोर्ट्स में एक ही तरह का सिक्योरिटी होना चाहिए और स्टैंडर्ड्स जो है बराबर होना चाहिए और छोटे एयरपोर्ट्स बड़े एयरपोर्ट्स में कोई फ़र्क नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट आरसीएस हो या नॉर्मल एयरपोर्ट्स हो। जैसे आप जानते हैं आरसीएस एयरपोर्ट्स जो है उसका मॉडल एक दूसरा किस्म का मॉडल है और अनकनेक्टेड एरियाज को कनेक्ट करने का है और इसमें कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी है गवर्नमेंट का। तो इन रूट्स में ये बात सही है कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वायबिलिटी नहीं रहेगा और सीएसएफ का डिप्लॉयमेंट करने से उसमें जो रेवेन्यूज़ में और थोड़ा समस्या आएगी। तो इसी का मद्देनज़र रखते हुए जैसे मैंने बताया हम लोगों ने एक आरसीएस के लिए अलग मॉडल तय किए हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आरसीएस एयरपोर्ट्स में से 9 हमारे पास ऑलरेडी है और उसमें काफ़ी संवेदनशील एयरपोर्ट्स भी है। जो बाकी एयरपोर्ट्स के लिए हमारे साथ हम लोगों ने ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से संवाद बनाए हुए हैं और उनको हमने एक और मॉडल दिया है जिसके माध्यम से हम लोग एक हाइब्रिड मॉडल इसको कह सकते हैं, जिसमें कुछ ड्यूटी पोस्ट जो है सिविल पुलिस मतलब स्टेट पुलिस द्वारा किया जाएगा, जो कोर फंक्शन से वो सीएसएफ द्वारा किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक प्रपोजल जो करीब करीब अप्रूव हो चुका है लेकिन उसको लागू अभी तक नहीं किया, तारीख नहीं फिक्स किया गया, जो पैसेंजर सिक्योरिटी फीस है उसमें भी थोड़ा सा एक मार्जिनल वृद्धि का एक निर्णय पेंडिंग है। ये दोनों बात हो जाती है तो वो जो इकोनॉमिक जो रेवेन्यू गैप है उसको हम ब्रिज कर पाएंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग सभी आरसीएस या बचे हुए एयरपोर्ट्स में भी सीएसएफ का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, यही हमें उम्मीद है। सुरक्षा में सबसे अहम पहलू प्रोफाइलिंग का भी होता है
कि प्रोफाइलिंग के थ्रू हम आने वाली खतरों को भांप सकते हैं। तो सीआईएसएफ में खासकर एयरपोर्ट सेक्टर में प्रोफाइलर्स किस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है सर? देखिए, इसका पूरा खुलासा तो हम नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन हमारे बहुत सारे पर्सनल जो हैं कुछ विदेश से भी इन्होंने कोर्स किया या ट्रेनर्स वहाँ से आके कोर्स किए हैं। और प्रोफाइलिंग जैसे आपने बताया, आजकल रिस्क बेस्ड स्क्रीनिंग, रिस्क बेस्ड सिक्योरिटी काफ़ी प्रचलन में है, जिसका मतलब ये है कि हर आदमी को आप चेक नहीं कर सकते हैं, वो संख्या अनमैनेजेबल हो जाता है। तो प्रोफाइलिंग का माध्यम से कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए लोगों को चेक करना एक नया एक तरीका है। और इसमें मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि हमारा जो प्रोफाइलर्स हैं वो करीब करीब हर एयरपोर्ट में है कुछ ना कुछ संख्या में, और काफ़ी हद तक हम लोग प्रोफाइलिंग के बेसिस पर कुछ ना कुछ डेली कॉन्ट्राबैंड वगैरह पकड़ते रहते हैं। एक तो नॉर्मल सिक्योरिटी की भी बात है, इसके साथ साथ गोल्ड स्मगलर्स, करेंसी का जो हवाला ट्रांजैक्शंस करते हैं या हवाला का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ड्रग्स का, ये सब काफ़ी हद तक हम लोग प्रोफाइलिंग से डिटेक्ट करते हैं। और इसमें हम लोगों को और मेरा ख्याल से गहराई में जाने की ज़रूरत है, और एडवांस्ड कुछ टेक्निक्स आए हैं, उसको भी हम लोग कुछ बाहर के देशों से टाई अप करके ट्रेनिंग वगैरह देने का हमारा प्रपोज़ल है, और मेरा ख्याल से ये शीघ्र ही इसको भी लागू किया जाएगा। सर, अब मुसाफिरों की सहूलियतों की तरफ चलते हैं। सुरक्षा जांच पूरी हो, बिना समझौते के हो, यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए, इसकी तरफ हमने क्या क्या कदम उठाए? देखिए, सीएसएफ का इस क्षेत्र में पहले से ही एक काफ़ी अच्छा जान पहचान है कि जनरली हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं काफ़ी पोलाइट हैं, व्यवहार अच्छा रखते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट के माहौल में जब हमारा पैसेंजर फुटफॉल्स बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं का वहीं है, मतलब इतना तेज़ी से नहीं बढ़ पाता है, हमारा पैसेंजर्स का थ्रूपुट, मतलब जितना पैसेंजर्स को हम जल्दी क्लियर कर सकते हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो फैसिलिटेशन और पोलाइटनेस तो अपने जगह पर है, तो लेकिन हमारा फोकस ये भी है कि विद इन टाइम लिमिट हर पैसेंजर का स्क्रीनिंग हो जाए और वो अपना सिक्योरिटी क्लियरेंस करके आगे बोर्डिंग के लिए चला जाए। इसके लिए हमने एक अपने आप के लिए एक टारगेट भी रखा है। डिपार्चर गेट में 30 सेकंड से ज़्यादा कागज़ के जांच पड़ताल में टाइम नहीं लगना चाहिए, और एसएचए में एलो लाइन से लेके जो आप बैगेज, हैंड बैगेज लेके चले जाओगे, 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अपने आप को किया हुआ टारगेट है, इससे भी पैसेंजर का सहूलियत बढ़ता है। और मुझे इसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि खास करके दिल्ली में जो आईजीआई में एक इसको चेक करने का एक कैमरा मेथडोलॉजी भी रखा हुआ है, और इसमें हमारा जो डोमेस्टिक पैसेंजर्स का क्लियरेंस एवरेज 2 मिनट के आसपास है, और इंटरनेशनल पैसेंजर्स का करीब 7 मिनट के आसपास है, और ये वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स हैं। तो जैसे आपने बताया, एक तो पोलाइटनेस और हैंडलिंग, और खास करके जो कुछ स्पेशल ग्रुप्स जैसे ऑटिस्टिक चिल्ड्रन या पर्सन्स, इसके अलावा स्पेशली एबल्ड पर्सन्स, इनके लिए भी कैसे इनको हैंडल किया जाए, इनका क्लियरेंस कैसे ठीक से किया, जल्दी किया जाए, इसके लिए भी हमने ट्रेनिंग कोर्सेस ऑर्गेनाइज़ किए अपने पर्सनल के लिए। तो कुल मिला के ये सब एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और हमें पूरा उम्मीद है कि इसमें हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सर, लगातार बॉडी स्कैनर्स की हम चर्चा सुन रहे हैं। बॉडी स्कैनर का इंस्टॉलेशन एयरपोर्ट पर अभी किस चरण में है, और वो कब तक उससे सुरक्षा जांच शुरू हो जाएगी? देखिए, हमारा थोड़ा सा एक प्रॉब्लम सीएसएफ के पास ये है कि हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, और आज के माहौल में मैन पावर कम करना हो तो टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। केवल बॉडी स्कैनर की बात नहीं है, जैसे पेरीमीटर सिक्योरिटी है।
पेरीमीटर सिक्योरिटी में आप PIDS, पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा देंगे तो मैन पावर अपने आप घट जाता है और ऑपरेटर्स के लिए भी बचत रहता है। इसके अलावा बॉडी स्कैनर्स, वीडियो एनालिटिक्स, CT स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, ये सब इंट्रोड्यूस करने से एक तो एफिशिएंसी बढ़ता है, कुछ हद तक मैन पावर में इसमें घटेगा। तो जो समस्या मैं आपको बताया, ये टेक्नोलॉजी हम लोग आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं, तो लेकिन इसको लागू करने में क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, उसका जस्टेशन पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। जहाँ तक बॉडी स्कैनर्स की बात है, आई थिंक ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर है। इसका QRs BCAS को फिक्स करना है, उसके बाद ऑपरेटर्स को एक मैंडेट देना पड़ेगा कि आप इसको इंस्टॉल करिए। तो उसी हिसाब से बाकी टेक्नोलॉजी भी हमें पूरा उम्मीद है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग लागू करने में सफल होंगे। तो लेकिन जैसे मैंने बताया, स्टेक होल्डर्स मल्टीपल होने के कारण इसमें ज़रूर थोड़ा टाइम लगेगा। तो लेकिन हम लोग ऑपरेटर्स को भी ये इस बात से अवगत कराया कि टेक्नोलॉजी लागू होने से उनका लॉन्ग टर्म में कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी कम होता है, कॉस्ट ऑफ मैन पावर एक्सेट्रा कम हो जाता है। सर, एक खास तरीके के रोबोट को लाने की बात चल रही है एविएशन सिक्योरिटी के लिए। ये रोबोट क्या है और इसकी क्या खूबियां हैं? आप शायद रोबो डॉग की बात कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से कुछ अखबारों में सुर्खियों में रहा पिछले दिनों। एक्चुअली हम लोग एक इंटरनेशनल सिंपोजियम में गए थे, वहाँ बहुत सारे नया टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन हुआ था। तो उसमें केवल एक रोबो नहीं, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हमने देखा जो कटिंग एज कह सकते हैं। तो लेकिन उसमें एक ये भी था कि एक रोबो डॉग जो स्निफर डॉग का काम करता है। तो ये सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा ख्याल से जो एक्चुअल स्निफर डॉग है, ये पूरा दुनिया में इसका एक मतलब मानना है कि सभी एक्सपर्ट्स का कि सबसे अच्छा तो एक्चुअल डॉग ही होता है। तो लेकिन वो जो रोबो हम लोगों ने उस एग्जीबिशन में देखा, तो उसका बहुत सारे मल्टीपल टास्क्स भी वो कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आगे आने वाले दिनों में एविएशन सिक्योरिटी में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। तो लेकिन जैसे मैंने बताया, ये टेक्नोलॉजी को हम जितना जल्दी ला सकते हैं उतना अच्छा है। तो लेकिन इसका एफिकेसी बहुत सारे बाकी एयरपोर्ट्स में अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। कभी कभी ये भी समस्या रहता है कि जब तक कहीं से एक वैलिडेशन नहीं मिलता है कि केवल हम लोग जो ब्रोशर्स या उसका जो प्रचार प्रसार होता है उसी के बेसिस पर टेक्नोलॉजी को नहीं अपना सकते हैं। तो लेकिन इस रोबो से हटके मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टेक्नोलॉजी एविएशन सिक्योरिटी में आ रहा है, मेरे ख्याल से अगले 5-6 साल में ये बहुत अहम भूमिका निभाएंगे और इंडियन एयरपोर्ट्स में भी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसा कि सुना दोस्तों आपने कि एयरपोर्ट पर CISF 2 ध्येय लेकर आगे बढ़ रही है। पहला ध्येय कि सुरक्षा से किसी तरीके का समझौता ना हो, और दूसरा ध्येय यही है कि उस सुरक्षा व्यवस्था की वजह से मुसाफिरों को किसी तरीके की दिक्कत भी ना हो। आज के लिए इतना ही। सर, जी डिजिटल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।